आगे का टॉपिक देखते हैं। इफेक्ट ऑफ रजिस्ट्रेशन। एक छोटा सा ओवरव्यू है इसमें। रजिस्ट्रेशन का इफेक्ट क्या मिलता है? कंपनी को लीगल स्टेटस मिल जाता है ना। कंपनी लीगल पर्सन, लीगल सेपरेट पर्सन मानी जाती है। या यूं कह लें कि एक लीगल पर्सनैलिटी आ जाती है। इसका एक केस स्टडी है इसमें। केस स्टडी लिखेंगे। हरिनगर शुगर मिल्स लिमिटेड वर्सेस एसएस झुनझुनवाला। सेपरेट लीगल पर्सनैलिटी। तो अगला आता है इसमें कि एक कंपनी को हम बॉडी कॉरपोरेट की गिनती में रख सकते हैं। फिर अब बॉडी कॉरपोरेट की गिनती में रख देंगे। इसके लिए भी एक केस स्टडी दिया हुआ है। स्टेट ट्रेडिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया वर्सेस कॉमर्शियल टैक्स ऑफिसर। कॉमर्शियल टैक्स ऑफिसर। तीसरा जो आता है इसमें, कंपनी को शेयर परचेज करने का अधिकार मिल जाता है। कंपनी में परचेज शेयर्स ऑफ अदर कंपनीज। दूसरे कंपनी के शेयर्स परचेज कर सकते हैं, ऐसा अधिकार मिल जाता है। इसके लिए जो अपना केस स्टडी है, स्पेंसर एंड कंपनी लिमिटेड मद्रास वर्सेस CWT मद्रास। ठीक है ना। और क्या असर देखने को मिलता है इसका, रजिस्ट्रेशन का? जो कंपनी रजिस्टर्ड हो जाती है, अब वही कंपनी एज अ
juristic person separate and distinct from its members। ये फिर से वही बात आ गई सेपरेट लीगल एंटिटी वाली। सेपरेट तो है, लेकिन अगर मान लो शेयर प्रेसिडेंट ने खरीदे हैं तो वो सेपरेट लीगल एंटिटी नहीं माना जाएगा। ठीक है ना, यहाँ पर इसको लिखेंगे, स्टार बना के लिखें। मेयर फैक्ट, बड़ी बात यह है, मेयर फैक्ट दैट the entire share capital has been contributed by the central government and all its shares are held by the President of India। इंडिया का प्रेसिडेंट अगर सारे शेयर रखते हैं एंड अदर ऑफिसर्स of the central government does not make any difference in the position of does not make registered company and it does not make a company an agent either of the president or the central government। इसका अपना केस स्टडी है। heavy electrical union versus state of बिहार। इसमें एक बात ये बताई है कि
अगर सारे शेयर सेंट्रल गवर्नमेंट कंट्रीब्यूट कर रही है, अमाउंट सारा सेंट्रल गवर्नमेंट कंट्रीब्यूट कर रही है ना, और वो सारे शेयर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने अपने पास रखे हैं, तो इसका मतलब ये नहीं हुआ कि वो सरकार का हो गया। कंपनी के रजिस्ट्रेशन के स्टेटस पे कोई फर्क नहीं पड़ता, इसका मतलब है चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट कंट्रीब्यूट कर रही हो सारा, प्रेसिडेंट ने शेयर खरीद रखे हों सारे, या सेंट्रल गवर्नमेंट के कोई ऑफिसर ने रखे हों शेयर्स किसी कंपनी के सारे, तो देखने में तो फिर ये लगेगा ना कि वो गवर्नमेंट का हो गया सारा, वो सरकार ही है, लेकिन ऐसा नहीं है। डज नॉट मेक एनी डिफरेंस इन द पोजीशन ऑफ रजिस्टर्ड कंपनी, कंपनी के रजिस्ट्रेशन पे कोई फर्क नहीं पड़ता इससे। एंड इट डज नॉट मेक अ कंपनी एन एजेंट आइदर ऑफ द प्रेसिडेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट, और इस तरह की एक्टिविटी से वो जो कंपनी है ना तो प्रेसिडेंट की ना ही सेंट्रल गवर्नमेंट की किसी के एजेंट बन के काम नहीं करेगी, वो अभी भी सेपरेट ही है, भले सारे शेयर प्रेसिडेंट ने रखे हों हैं, लेकिन अभी भी वो कंपनी क्या रहेगी, सेपरेट लीगल एंटिटी मानी जाएगी। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं अब अगले टॉपिक पर। अगला जो इसमें टॉपिक है, क्लासिफिकेशन ऑफ कैपिटल। क्लासिफिकेशन ऑफ कैपिटल। नॉर्मली कैपिटल तो एक ही होता है, वो पैसा जो एक बिजनेस में इन्वेस्ट किया गया है, लेकिन क्योंकि कंपनी छोटी मोटी चीज़ नहीं है तो यहाँ कैपिटल भी छोटा मोटा नहीं होगा, बड़ा कैपिटल होता है, और इसलिए इसके कई रूप अलग अलग बन जाते हैं। एक एक करके उनके बारे में देखेंगे। लिखे, पहला है ऑथोराइज्ड, या रजिस्टर्ड, या नॉमिनल कैपिटल। दूसरा इशूड कैपिटल। तीसरा सब्सक्राइब्ड कैपिटल। ये तो पढ़ा हुआ सा है। चौथा है कॉल्ड अप कैपिटल, और पांचवा आ जाएगा पेड अप कैपिटल। जल्दी से इनका निपटा के आगे बढ़ते हैं फिर। ऑथराइज्ड या रजिस्टर्ड या नॉमिनल कैपिटल। ठीक, तो इस ऑथराइज कैपिटल को डिफाइन किया गया है सेक्शन 2(8) में। सेक्शन 2(8) में डिफाइन किया गया है। ये वो कैपिटल है
जिस कैपिटल को अपने मेमोरेंडम में कंपनी दिखाती है कि पूरी जिंदगी में हमारा जो अपना अमाउंट रहेगा वो इतना रहेगा, मतलब कैपिटल हम इतने का इशू करेंगे पूरी जिंदगी में। भले वो बाद में वही कैपिटल, जैसे मान लो कि डिसाइड किया है 1 करोड़, 1 करोड़ का कैपिटल इशू करते हैं, तो वो पूरी जिंदगी का है। अब पूरी जिंदगी का है तो इसका मतलब ये थोड़ी कि सारा आज ही इशू कर कैपिटल हम लगा दें। पहले लगाया 20 लाख, अब उसी 20 लाख को बदलते बदलते बढ़ते 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 वो कितना भी हो सकता है, कोई उसकी लिमिट नहीं है। लेकिन शुरुआत में वो कितना था, 20 लाख। अभी भी स्टॉक में 80 लाख बचे हुए हैं। फिर कभी जब कभी जरूरत पड़ी 2 4 6 साल बाद 10 15 20 लाख रुपए और निकाल लिया उसमें से, फिर लगा दिया, वो और बढ़ाया, चलता रहा। इस तरह से करके पूरी जिंदगी का अपना होता है कि हम रजिस्टर्ड हो रहे हैं, हमें आज रजिस्ट्रेशन चाहिए कंपनी के लिए, तो हमारा कैपिटल आप इतने रुपए के कैपिटल के अनुसार रजिस्टर्ड कर दो हमें। ठीक है। अब ये ऑथराइज कितना भी रख सकते हैं क्या, तो ये अपने बिजनेस अपनी रिक्वायरमेंट के अनुसार सेट किए जाते हैं, जिसमें वर्किंग कैपिटल भी आ जाता है, रिजर्व कैपिटल भी आ जाता है, सारी चीज़ें आ जाती हैं। वर्किंग कैपिटल वगैरह तो याद होगा। हो गया। तो सपोज मैं एक ऐसे बताऊं कि एक गोदाम है, जिंदगी भर का सामान उसमें भर लिया है, और जितना भर लिया उसी को ऑथराइज कैपिटल कहा जा रहा है। फिर अगला आ जाता है इशूड कैपिटल। इशूड कैपिटल के बारे में डिफाइन किया गया है, तो उसमें लिखवाना है सेक्शन 250। यहाँ पे लिख लो एक एग्जाम्पल के तौर पे, इशूड कैपिटल सपोज करते हैं 1 करोड़ है, सच कैपिटल which is authorized by मेमोरेंडम ऑफ अ कंपनी। कंपनी का मेमोरेंडम बताता है कि इतना कैपिटल तुम्हारा होना चाहिए, ऑथोराइज यानी रजिस्टर्ड कैपिटल इतना होना चाहिए, उसमें हमने ही तो लिखा होगा, तो इसलिए इसे ऑथोराइज ही कहते हैं। वो उधर से पर्दा हटा लोगे तो लाइट आ जाएगी पीछे से, अंधेरा पड़ जा रहा है इधर। इशूड कैपिटल की बात करें, इशूड कैपिटल क्या है, तो इशूड कैपिटल ऐसे समझो, ये जो गोदाम में हमने 1 करोड़ का कैपिटल इकट्ठा किया था, इसी 1 करोड़ के कैपिटल में से 20 लाख निकाल के और पब्लिक के बीच में, मालिकों के बीच में इशू किया जा रहा है, ताकि 20 लाख रुपया आ जाए। वही शेयर है ना, 20 लाख रुपए के अगर शेयर की बात करेंगे तो 10 रुपए के हिसाब से मान लो 2 लाख शेयर हो जाएंगे, तो 2 लाख शेयर निकाला और सबके बीच में इशू कर दिए। अब जो जो उसे खरीदता है वो पैसे देगा। तो वो जो एग्जाम्पल इसमें लिख दे रहा हूं मैं, अच्छा ये तो रुपए में था, अगर शेयर्स की बात करेंगे, शेयर्स की बात करेंगे तो शेयर कितने हो जाएंगे, ये 1 लाख नहीं 10 लाख,
10 लाख शेयर्स हो जाएंगे, है ना। तो ये इशूड शेयर्स हैं या सॉरी ऑथोराइज शेयर्स है। अब इसी में से 20 लाख रुपए या शेयर्स के रूप में देखेंगे तो 2 लाख शेयर्स हैं निकाले गए। किस लिए निकाले गए? आम जनता को या मालिक लोगों को बेचने के लिए। वो लोग खरीदे और कंपनी को 20 लाख रुपया दे दें। तो निकाला गया, इस कैपिटल को इशूड कैपिटल कह देते हैं। लिखो सच कैपिटल एज द कंपनी issues from time to time for subscription। बीच बीच में निकालते रहते हैं और किस लिए निकाल रहे हैं? पब्लिक को देंगे, पब्लिक शेयर खरीदेगी और हमें पैसे दे देगी। बीच बीच में कभी 20 लाख का निकाल दे, कभी 5 लाख का निकाल दे, जितना जरूरत है उस हिसाब से निकालते रहते हैं। अब सब्सक्राइब्ड कैपिटल। सब्सक्राइब वर्ड तो बना है सब्सक्रिप्शन से, और सब्सक्रिप्शन का मतलब क्या हुआ? खरीद लेना, मेंबर बन जाना। तो इशू करे थे 2 लाख शेयर आम जनता को। अब आम जनता ने उसी 2 लाख शेयर में जितने खरीद लिए होंगे उतने को ही सब्सक्राइब कैपिटल कह लेंगे। इसकी अपनी जो डेफिनेशन है सेक्शन 286 में है। लिखें such part of the capital which is for the time being subscribed by the members of a company। तो एक कंपनी के जो मेंबर्स हैं वो जितना खरीद रहे हैं, है ना, जितना खरीद रहे हैं या जो कह लो जितना सब्सक्राइब कर रहे हैं उसी को सब्सक्राइब्ड कैपिटल कहेंगे। जैसे एग्जांपल के तौर पे 20 लाख रुपए के शेयर इशू करे गए थे ना, 2 लाख शेयर्स। अब उस 2 लाख शेयर के हिसाब से मैं बता रहा हूं, 2 लाख में जरूरी थोड़ी है कि 2 लाख के 2 लाख सारे ही शेयर पब्लिक ने खरीद लिए हों। मान लेते हैं कि 1,90,000 शेयर्स पब्लिक ने खरीदे। ये है सब्सक्राइब्ड कैपिटल। कितना हो जाएगा? 1,90,000 का 10 रुपए के हिसाब से कैपिटल के रूप में देखेंगे तो 19 लाख रुपए का सब्सक्राइब कैपिटल हो जाएगा। ठीक है। अच्छा, ज्यादा भी हो सकता है ये। जैसे पब्लिक 2 लाख में 1,90,000 खरीदना चाह रही है तो ठीक है, 2 लाख भी खरीदना चाहे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, 20 लाख रुपए हो जाएगा, है ना। लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है कि पब्लिक जो खरीदने आई है वो 2 लाख से ज़्यादा खरीदने आ रही हो, 2,30,000 शेयर्स खरीदने चाह रही हो, तो सब्सक्राइब्ड कैपिटल जो है वो इस केस में हमारा 23 लाख
हो जाएगा। अब ऐसे में सवाल ये उठता है कि जो बचे हुए 30,000 है वो और कहाँ से फिर से निकालना पड़ेगा क्या गोदाम से? हमने गोदाम से तो 2 लाख ही निकाले थे ना बेचने के लिए, इशू करने के लिए। तो 2 लाख अगर शेयर होल्डर खरीद रहा है तो कोई दिक्कत ही नहीं है हमें, तो हम तो उतने ही निकाल के लाए हैं। लेकिन अगर शेयर होल्डर 2,30,000 खरीदना चाह रहा है तब क्या करेंगे? तब फिर गोदाम से और 30,000 निकाल के लाएंगे। तब इसको थोड़ा सा हेर फेर करनी पड़ती है, उसके बारे में अकाउंट में सीखोगे। ठीक, अब आते हैं चौथे नंबर पे, कॉल्ड अप कैपिटल। कॉल्ड अप कैपिटल के बारे में बताया गया है सेक्शन 215 में। लिखेंगे इसके बारे में। सच पार्ट ऑफ द कैपिटल which has been called for payment, ये वो हिस्सा है जो पब्लिक से कंपनी ने मंगाया होता है। होता क्या है कि जो 10 रुपया है ना, उस 10 रुपए के कई बार टुकड़े कर दिए जाते हैं इंस्टॉलमेंट बना के, 4, 3, 2, 1, ये अलग अलग इंस्टॉलमेंट बना दी। तो किसी वक्त देखा जाता है कि कंपनी ने कितना पैसा मंगाया है, पहला और दूसरा इंस्टॉलमेंट मंगा लिया है तो 7 रुपया हो गया। मैं मान के चलता हूं कि पूरे 2 लाख सब्सक्राइब हुए हैं, तो 2 लाख सब्सक्राइब हुए हैं, तो 2 लाख शेयर्स के हिसाब से कंपनी ने अब तक 7 रुपया पब्लिक से मंगाया है, तो 14 लाख रुपए का 14 लाख रुपए का कॉल्ड अप कैपिटल हो जाता है। कंपनी ने आम जनता से, आम जनता भी नहीं कहूँगा मैं, मेंबर कहूँगा, कंपनी ने मेंबर्स से जितना पैसा मंगवाया है, जितने मतलब मेंबरों को कहा है कि पेमेंट करो, ये इतनी पेमेंट करो, तो जितना मंगवाया है उसे कॉल्ड अप कहते हैं। कॉल्ड के नाम से समझ में आ रहा हो, कॉल है ना, तो इसे हम कॉल्ड अप कैपिटल बोल देते हैं। लास्ट कैपिटल है पेड अप कैपिटल। पेड अप कैपिटल क्या है इसके बारे में सेक्शन नहीं बताया, तो लिखेंगे द अमाउंट पेड और credited as paid up on shares issued. It is equal to called up capital less calls in arrears. पेड अप कैपिटल क्या हुआ? तो वो पैसा जो जनता ने दिया है, यानी मेंबर ने कंपनी को दिया है। जैसे कंपनी ने 7 रुपया मंगाया था ना, यानी 14 लाख रुपए कंपनी ने मंगाए, कॉल्ड अप तो 14 लाख का हो गया। अब कई बार ऐसा होता है कि कोई है जिसने पैसे नहीं दिए हो, ठीक है, तो जितना नहीं दिया, सपोज कोई है जिसने 3 लाख रुपए नहीं दिए, तो 14 लाख में 14 लाख आने चाहिए थे, जिसमें से किसी कारणवश 3 लाख रुपए नहीं आए,
तो 11 लाख रुपया आ गया ना, तो यही 11 लाख रुपया पेड अप कैपिटल कहलाता है। जितना कंपनी को मिल गया, दैट अमाउंट इज कॉल्ड पेड अप कैपिटल। डन। तो ये पॉइंट भी खत्म हो गया। आगे बढ़े। अगला जो टॉपिक है, शेयर्स। हम्म। शेयर्स, ये तो सबको ही पता होगा, हिस्सा है ना, कैपिटल के टुकड़े कर देते हैं, तो एक टुकड़ा वो एक शेयर कहलाता है। क्लियर। चलिए तो लिखेंगे शेयर्स में जो पहला टॉपिक है वो है नेचर ऑफ शेयर्स। नेचर ऑफ शेयर्स। तो इसके बारे में सेक्शन बताया गया है 284। ठीक है, सेक्शन 284 क्या बता रहा है ये हमें? सेक्शन 284 बताता है शेयर्स की डेफिनेशन, शेयर किसे कहते हैं। डन। तो लिखेंगे शेयर की डेफिनेशन क्या है। इट मीन्स a share in the share capital of a company and includes stock। शेयर मतलब एक कंपनी का शेयर कैपिटल है, मीन्स अ शेयर इन द शेयर कैपिटल ऑफ अ कंपनी एंड इंक्लूड्स स्टॉक। बाकी इसको और ज़्यादा डिटेल में समझाने की ज़रूरत, शेयर जो खरीदता है उसे शेयर होल्डर बोल देते हैं, है ना। तो एक शेयर बताता है हमें कि किसी शेयर होल्डर का किसी कंपनी में कितना इंटरेस्ट है, भागीदारी कितनी है। आई बात समझ कि कोई शेयर होल्डर जितने शेयर खरीदता है उसी शेयर के अनुसार उस शेयर होल्डर का कंपनी में हिस्सेदारी का पता चलता है। लिखो अगली लाइन। इट इज अ मेजर ऑफ द इंटरेस्ट in the company's assets to which a person holding
अ शेयर इज एंटाइटल्ड, एक कम पर्सन जिसने जितने शेयर खरीदे हैं या होल्ड कर रखे हैं उसी के हिसाब से पता चलता है कि उस कंपनी में उसका कितना इंटरेस्ट है। शेयर का मतलब पैसा नहीं है, हैं? शेयर का मतलब मनी नहीं है, शेयर का मतलब है इंटरेस्ट। क्लियर हो गई बात? लगता होगा ना कि शेयर खरीदा तो हमारा, मैंने इतना पैसा लगा रखा है ना। शेयर का, अगर शेयर की बात करेंगे तो इसका मतलब मनी है ना, इसका मतलब इंटरेस्ट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। शेयर के बारे में कुछ छोटी मोटी बातें हैं। इसी में शेयर के बारे में छोटी मोटी बातें। ठीक है, शेयर इज एन इंटरेस्ट इन द कंपनी। शेयर कंपनी में कितना इंटरेस्ट रखना चाह रहे हो ये बताता है। ठीक है, इसके लिए केस स्टडी है। बोरलैंड ट्रस्ट वर्सेस स्टील बोर्स एंड कंपनी लिमिटेड। एक तो ये बात है जो मैंने बता ही दिया। दूसरा पॉइंट इसमें शेयर्स आर अ मूवेबल प्रॉपर्टी। शेयर्स मूवेबल होते हैं। मूवेबल का मतलब एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर हो पाना, है ना। तो इस बारे में कहाँ बताया गया है? तो इस बारे में बताया गया है सेक्शन 44 में। एक बात नोटिस किया, वो तो ठीक है। यहाँ यहाँ पर एक बात तुमने नोटिस नहीं किया, सेक्शंस सीक्वेंस में है ही नहीं। अभी तो सारी डेफिनेशंस ही चल रही हैं। मेन मतलब सेक्शन 1, सेक्शन 3, सेक्शन 4, सेक्शन 5, सेक्शन 6 से लेकर सेक्शन 476, मतलब सीक्वेंस में नहीं है ना। सीक्वेंस में नहीं है। जैसे पीछे तुमने सारे एक्ट सीक्वेंस में पढ़े, पहले ये फिर ये फिर ये फिर ये फिर ये, वैसा यहाँ पर है ही नहीं है। इसीलिए कंपनी एक्ट बहुत ज़्यादा पेचीदा है। शेयर्स आर मूवेबल प्रॉपर्टी, ये तो समझ में आ गया। अच्छा, अगला, शेयर्स shall be
नंबर्ड। शेयर्स को नंबर में कैलकुलेट किया जाता है, नंबरिंग की जाती है। सेक्शन 45, ठीक है। हर शेयर का अलग अलग नंबर होता है। अच्छा, बात यह है कि शेयर दिखाई देता है क्या? ये दिखता ही नहीं है। ये तो केवल एक सर्टिफिकेट पे लिखित रूप में बताया गया है कि ये शेयर है ना। असल में ये कोई प्रोडक्ट नहीं है जिसके ऊपर लेबल चिपका दिया है, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 करके। अगर 2 लाख शेयर्स हैं तो 2 लाख की केवल नंबरिंग है। मान लो मैं गया खरीदने, तो मेरे नाम पे शेयर नंबर आ जाएंगे। मैं गया हूं और 3,000 शेयर खरीद रहा हूं। 2 लाख में से 5,000 शेयर पहले से ही बिक चुके हैं। तो मुझे जो शेयर मिलेगा वो 5,001 से लेकर 8,000 तक, ये सीक्वेंस मिलेगा मुझे पूरा। मेरी बात समझ में आ रही है ना अच्छे से? जैसे नोट होते हैं, गड्डी एकदम बढ़िया करकरारा आरबीआई से निकली हुई है, उसमें एक सीक्वेंस होता पूरा, वैसा ही समझ लो। लेकिन बस नोट तो फिजिकली टच कर पा रहे हैं, लेकिन शेयर फिजिकली टच नहीं होता। केवल एक सर्टिफिकेट मिलता है, शेयर सर्टिफिकेट। उस पर लिख दिया जाता है कि ये पर्सन इतने शेयर, इतने नंबर से लेके इतने नंबर तक के शेयर्स इस पर्सन के हाथ में है। सेम फंडा डिवेंचर के साथ भी है। क्लियर?
एक इसमें नोट डाला जाएगा। नोट है, however this shall not apply to a share held by a person whose name is entered as holder of beneficial interest in such share in the records of a depository। कोई पर्सन अगर शेयर को रखता है एक बेनिफिशियर इंटरेस्ट के रूप में, मतलब बेनिफिशियरी के रूप में अगर रख रहा है, बेनिफिशियरी का मतलब हुआ कि किसी और ने उसको दिया है। हाँ, तो ऐसे में ये ऊपर वाले प्रावधान सेक्शन 44 और 45 उसके ऊपर नहीं लगेंगे। बेनिफिशियरी होता है ना कि मतलब एक तो खरीदने वाला कोई और है और उसको किसी और के नाम पे खरीद दिया है, तो सेक्शन 44 और 45 उस पर नहीं लगेगा। ना तो वो मूवेबल है और नंबर्ड भी नहीं रहेगा, वो तो एक अलग से उसे सेपरेट करके रख दिया जाएगा। खैर, तो ये थे पहला पॉइंट, नेचर ऑफ शेयर्स। आगे बढ़ जाए। आगे बढ़ेंगे इससे पहले एक छोटा सा डायग्राम। शेयर कैपिटल की बात कर रहे हैं हम। अभी तो शेयर की बात करी थी और अब शेयर कैपिटल, क्या दोनों में कुछ फर्क है? शेयर जो है वो नंबर्स है और शेयर कैपिटल ये अमाउंट है। शेयर कैपिटल की बात करेंगे तो ये दो टाइप के देखने को मिल जाएंगे हमें। पहला इक्विटी शेयर कैपिटल और दूसरा प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। दो तरह के कैपिटल देखने को मिल गए। इक्विटी शेयर कैपिटल क्या होता है अभी बताऊंगा, लेकिन उससे पहले देखेंगे कि इक्विटी शेयर कैपिटल भी दो टाइप के होते हैं। एक होते हैं इक्विटी शेयर कैपिटल विद यूनिफॉर्म वोटिंग राइट्स, और एक होते हैं जो विद डिफरेंशियल वोटिंग राइट्स आते हैं।
शेयर कैपिटल में इक्विटी और प्रेफरेंस। तो इक्विटी किसे कहते हैं? मालिक लोग जिन शेयर्स को खरीदते हैं, है ना, मालिक लोगों ने जिन शेयर्स को खरीदा है और वो कंपनी के पास एक मालिक के तौर पे बैठ जाते हैं और कंपनी के डिसीजंस लेने में अपना पार्टिसिपेशन दिखाते हैं, इनसे वोट करवाया जाता है डिसीजन लेने के लिए, समझे, वोटिंग करवाई जाती है। तो इसे, उन शेयर्स को इक्विटी शेयर कहा जाता है। और प्रेफरेंस शेयर्स, ये भी शेयर ही है, खरीदने वाले ये भी मालिक ही कहलाते हैं, लेकिन इनके पास मेन चीज कि इनके पास वोटिंग राइट्स नहीं होते, कंपनी के डिसीजंस में अपना पार्टिसिपेशन नहीं दिखाते हैं, बस साल के एंड में डिविडेंड लेके और शांत बैठे रहेंगे। ठीक है, तो ये है। अब इसमें इक्विटी में भी बताया गया है कि वोटिंग राइट्स एक तो यूनिफॉर्म वाले होते हैं, मतलब कि सबको ही, जो जो खरीद रहा है सबको वोटिंग राइट मिलते हैं, और एक होते हैं डिफरेंशियल वोटिंग राइट वाले इक्विटी, जिनमें कुछ स्पेशल तरीके से वोटिंग राइट्स मिलते हैं, है ना, अलग तरीके से वोटिंग राइट मिलता है, सबको नहीं मिल जाता, अलग अलग तरीके से वोटिंग राइट मिल रहे होते हैं। तो अगले पेज पर इसके बारे में डिटेल लिखेंगे। नंबर 2, काइंड्स ऑफ शेयर कैपिटल। इसके बारे में बताया गया है सेक्शन 43 में। चलो कुछ तो सीक्वेंस मिला है, 43, 44, 45 मिल गए ना सीक्वेंस कुछ। सेक्शन 43 में शेयर कैपिटल के टाइप बताए गए हैं, लेकिन बस उन्हीं के लिए बताया है, उन कंपनियों के लिए जिनके अपने शेयर कैपिटल जो है वो लिमिटेड है, लिखो, केवल उनके लिए है। द शेयर कैपिटल ऑफ अ कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स, लिमिटेड बाय शेयर्स। टाइप में पीछे मैंने बता ही दिया, बस लिखते चलना है। नंबर 1, विद वोटिंग राइट्स, सॉरी, इक्विटी शेयर कैपिटल, इसमें इसमें मिलेगा विद वोटिंग राइट, दोबारा लिखने का क्या सेंस बनता है मुझे समझ नहीं आ रहा है, फिर भी लिखवा ही रहा हूँ। दूसरा, विद
डिफरेंशियल वोटिंग राइट्स हैं एज टू। अब डिफरेंशियल क्यों है? क्योंकि वो अलग अलग लोगों को अलग अलग तरह के राइट्स देता है। जैसे डिविडेंड का हो सकता है, राइट एज टू डिविडेंड, वोटिंग, और अदरवाइज इन अकॉर्डेंस विद प्रेस्क्राइब्ड रूल्स। यानी यहाँ पर रूल्स अपने हिसाब से बना सकते हैं, ठीक है। वोटिंग राइट्स वाले जो है डिफरेंशियल वोटिंग राइट्स, तो रूल अपने हिसाब से भी बनाया जा सकता है। अलग अलग डिविडेंड, अलग अलग शेयर होल्डर को अलग अलग डिविडेंड देना, अलग अलग शेयर होल्डर को अलग अलग वोटिंग राइट्स देना, या कुछ और ऐसा जो अपना लग रहे वो किया जा सकता है। एक एग्जांपल बताया कि सन 2008 में टाटा मोटर्स ने इक्विटी शेयर इशू करे थे, मान लो नाम उसका ए, डिफरेंशियल वोटिंग राइट्स के इशू करे थे, डीवीआर कहते हैं इन्हें, लिख लो यहाँ कहीं। डिफरेंशियल वोटिंग राइट्स हैं, डीवीआरस। तो इशू करे थे और उसमें ऐसा था कि वोटिंग राइट उसको मिल रहा है जो 10 शेयर खरीद रहा है, 10 इक्विटी शेयर पे एक वोटिंग राइट मिल रहा है। तो वैसे तो ये होता है ना कि एक शेयर खरीदा तो एक वोटिंग राइट मिल रहा है, लेकिन वहां पे टाटा मोटर्स के इशू में क्या हुआ, 10 शेयर पे एक वोटिंग राइट प्राप्त हो रहा है, ठीक है। तो इस तरह से किए जा सकते हैं, और जब इस तरह से किया जा सकता है तो इन्हें डिस्काउंट पे भी इनकी ट्रेडिंग की जाती है। इट वॉज बींग ट्रेडेड एट डिस्काउंट टू अदर कॉमन शेयर्स, जो कि फुल्ली वोटिंग राइट वाले थे उनके मुकाबले ये डिस्काउंट पे भी ट्रेड किए जाए। खैर, ये बात हो गई किसकी, इक्विटी शेयर कैपिटल की। इसमें इतना ही है, बाकी आगे पढ़ोगे तुम अपने आगे के दुनिया में। नंबर 1 इक्विटी शेयर कैपिटल हो गया। अब नंबर 2 की बात करेंगे, चलो अगले पेज पे करते हैं। नंबर 2 की बात करेंगे, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। प्रेफरेंस शेयर कैपिटल वाले जो लोग होते हैं या शेयर होल्डर कह लो, ये लोग पार्टिसिपेशन में, मतलब बिजनेस के, कंपनी के डिसीजंस में पार्टिसिपेट ही नहीं करते हैं, इनको वोटिंग राइट दिए ही नहीं जाते हैं। ये सिर्फ और सिर्फ वाइंडिंग अप पे अपना डिसीजन देते हैं। जब कंपनी लिक्विडेट हो रही होती है, बंद हो रही होती है, तब इनका रोल आता है और अपना पार्टिसिपेशन दिखाते हैं ये। क्लियर? अदरवाइज शांत चुपचाप कहीं कोने में बैठे मिले होते हैं। इसके बारे में लिख लो। with reference to any
एनी कंपनी limited by shares means that part of the issued share capital of the company which carries or would carry a preferential right with respect to। अब सवाल ये उठता है कि अभी मैंने स्टेटमेंट बोली कि इन लोगों को राइट ही नहीं दी जा रहे, वोटिंग राइट होते ही नहीं है इनके पास, है ना। जब वोटिंग राइट नहीं है तो इनको प्रेफरेंस नाम क्यों दिया गया है? इनको किस बात का प्रेफरेंस दिया जा रहा है? प्रेफरेंस मतलब प्राथमिकता। तो किस बात की प्राथमिकता दी जा रही है? इनको वोटिंग राइट तो दी ही नहीं। तो राइट अधिकार किस चीज का है इनके पास? तो अधिकार है पहला पेमेंट ऑफ डिविडेंड का, पेमेंट ऑफ डिविडेंड। इक्विटी और प्रेफरेंस ये दोनों तो शेयर ही हैं, शेयर पे डिविडेंड जाता है ना। डिविडेंड क्या है? प्रॉफिट का हिस्सा। तो प्रॉफिट का हिस्सा इक्विटी और प्रेफरेंस दोनों को ही मिलता है, लेकिन दोनों में से पहले किसको मिलेगा? तो पहले प्रेफरेंस को मिलेगा, बचा हुआ इक्विटी को मिलेगा। अब वो बचा हुआ ज़्यादा भी हो सकता है, थोड़ा भी हो सकता है। जैसे घर में बर्थडे पार्टी हुई, केक आया 10 किलो का 3 फ्लोर वाला, तुमने अपने सभी प्रेफरेंस रिलेटिव्स को बुलाया, प्रेफरेंस फ्रेंड्स को बुलाया, हैं, केक काटा तुमने, पहले खुद ही खा जाओगे? नहीं ना, पहले उन प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को दोगे ना, जिनको तुमने प्रेफरेंस दे के बुलाया है। रिश्तेदार, पड़ोसी, फ्रेंड, सखा, सहेलियां, सबको बुलाया है, उनको काट काट के दोगे। 3 फ्लोर का केक, मिला जुला के 50-60 लोग हैं, तुमने 2 फ्लोर में सबको बांट बूट के खत्म कर दिया। बराबर बांटा ना, ना कम ना ज्यादा, है। या यूं कह लो कि जो जितना बड़ा गिफ्ट लेकर आया था, तुमने उतना ही बड़ा उसको केक का टुकड़ा दिया है। कोई एक 10 रुपए वाला पेंटोनिक पेन लेकर आया है, तो उसको उतना सही 10 रुपए के हिसाब से स्लाइस काट के दे दिया। कोई 100 रुपए वाला कुछ गिफ्ट लेकर आ गया, कार, तो उसे थोड़ा बड़ा काट के दिया। ऐसा भी कर सकते हैं। तो मिला जुला के 2 फ्लोर में खत्म हो गया। अब तीसरा फ्लोर जो है वो बचा हुआ है, वो किसका हो गया? है ना, मालिक का। मालिक यानी इक्विटी का हो गया। खाओ रात भर बैठ के अब आराम से, हैं। वही हाल यहां पर होता है। तो पहले क्या है? पेमेंट ऑफ डिविडेंड दिया जाता है, इसलिए उनको प्रेफरेंस मिलता है। और शेयर्स की रीपेमेंट भी तो होती है कि नहीं? और रीपेमेंट कब? एट द टाइम ऑफ लिक्विडेशन, यानी वाइंडिंग अप। तो जब वाइंड अप होता है तो शेयर होल्डरों को उनका पैसा वापस दिया जाएगा ना। तो पहले किसको मिलेगा? तो पहले शेयर प्रेफरेंस शेयर होल्डर को मिल जाएगा। कोई प्रॉब्लम? कोई कंफ्यूजन तो नहीं रही? चलो एक नोट डाल लो। नोट क्या है? नोट में लिखोगे एक्सेप्शन।
हाँ, एक्सेप्शन में लिखो, इन केस ऑफ प्राइवेट कंपनी सेक्शन 43 shall not apply where memorandum or article of association of the private company so provides। सेक्शन 43 क्या है? इक्विटी शेयर और प्रेफरेंस शेयर के बारे में बता रहे हैं, है ना। तो सेक्शन 43 के अकॉर्डिंग प्राइवेट कंपनी के मेमोरेंडम में और आर्टिकल में अगर ये सारी बातें मानने से मना कर रखा है तो नहीं लगेगा। प्राइवेट कंपनी के लिए कोई जोर जबरदस्ती नहीं है, लेकिन पब्लिक कंपनी पे सेक्शन 43 100% लगेगा और जोर से लगेगा। आगे बात समझ। हाँ। बस दो एक क्लास और रहता है, बस 2-3 क्लास और। आज की सभा समाप्त करें फिर।